अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है और कहा भी गया है स्वस्थ रहना है तो योग करना है। योग की क्या महत्वता है, योग क्यों करना चाहिए, इन तमाम विषयों पे हमारे साथ खास बातचीत करेंगे और आपको योग के लाभ, गुण और योगाभ्यास की एक प्रक्रिया भी बताएंगे। डॉक्टर शोभित कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप बतौर रिसर्च साइंटिस्ट गोरखपुर में कार्यरत हैं और अच्छे खासे योग के जानकार, योग प्रशिक्षक के रूप में अपनी एक नई कीर्तिमान भी स्थापित किए हुए हैं। जैसा कि नारा भी कहा गया है और एक उद्घोष है, योग के साथ रहें, घर पर रहें। यह 2021 का थीम सॉन्ग है। कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है। आइए खास बातचीत करते हैं 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने वाले योग दिवस पे डॉक्टर शोभित कुमार श्रीवास्तव से। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योग दिवस पे एक अच्छा न्यूज़ लेने के लिए, कार्यक्रम कराने के लिए। योग की बात जो कही जा रही है कि योग एक ऐसा विषय है जो आजकल हर जगह से हर समय चलता आ रहा है और हमारा योग आज से नहीं हज़ारों सालों से हमारे पास है वो, और ये परंपरा आज से नहीं कई हज़ारों सालों से चलती आ रही है और इसके प्रति अब जाकर के हमें और भी ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। योग तो हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही आते जा रहे हैं और चलते आ रहे हैं, सभी लोग योग करते आ रहे हैं। 21 जून को योग दिवस इसलिए कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा दिन भी माना जाता है और हमारे प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को एक प्रस्ताव दिया था कि योग दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसे 11 दिसंबर 2014 में इसको संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने मिलकर के पारित किया और फिर ये योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और योग के बारे में इतना कहूँगा कि जैसा कि हर साल कुछ ना कुछ नया थीम होता है, ये 7वां हमारा योग दिवस हम मना रहे हैं हमारे देश में और इस समय योग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। योग होना भी चाहिए और अगर योग हम करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमें किसी और चीज़ों की आवश्यकता होगी। हाँ, हमारा शरीर एक निरोगी बना रहेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहेगी, रोग आएंगे और छू करके चले जाएंगे। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और जो हमारी एक संस्कृति है, एक परंपरा है, योग कहीं ना कहीं हम उसको लेके चल रहे हैं, आगे निरंतर बढ़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक आह्वान किया सबसे कि आप योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर, वास्तविक तौर पे योग की महत्वता क्या है, हम योग क्यों करें, योग से हमें क्या लाभ है, इन सभी विषयों में आपकी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। कुछ का कहना होता है कि जैसे आपका भी प्रश्न हो सकता है आगे आए या ऐसी चीज़ें हों कि बहुत सारे लोग कहते हैं, नौजवान या युवक पीढ़ी कहती है कि मैं योग कैसे करूं, मैं तो फिट हूं, मुझे युवा हूं। बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं योग करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। महिलाएं कहती हैं मैं दिन भर काम करती रहती हूं तो योग कैसे करूं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। आपकी जो दिनचर्या है वो अलग है और आपका जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो अलग होती हैं। योग के द्वारा आप अपने मन को और अपने आत्मा को, साथ ही अपने शरीर को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, जिससे आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक तनाव, ये सब चीज़ें डेवलप होती, तो मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिल सकता है, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और योग का बहुत ही अधिक महत्व है। हर पीढ़ी, हर युवा वर्ग, हर तरह के लोग योग कर सकते हैं। बहुत सारे तो ऐसे आसन हैं जिन्हें जानवरों के नाम पे रखा गया है, पक्षियों के नाम पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कैसे स्वस्थ रहना है। तो हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, हमारे आसपास के वातावरण से भी, पशु पक्षियों से भी, कि उनके योग के करने की क्या क्रियाएं हैं। आप देखिए, कुछ योग की क्रियाओं को मैं दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि कैसे वो किया जाता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक योग प्रशिक्षक हैं प्रशांत पटेल जी भी जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव उनसे कुछ योग के जो भी प्राणायाम हो, चाहे आसन हो, उनके द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे आपको आने वाले समय में बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव।
जी हाँ, जी ज़रूर मैं बताऊंगा। योग करने से पहले सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, जिसके तहत हम छोटे छोटे योगा कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। पहले ये सभी युवा वर्ग के लोग कर सकते हैं, सभी उम्र के लोग कर सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। आइए देख, हाथों को पहले घुमाएंगे, मुट्ठी बंधी हुई होगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे आपकी कलाइयाँ मजबूत होंगी, ये सूक्ष्म योग में आते हैं। उसके बाद से हम कंधे का एक्सरसाइज करेंगे, शोल्डर जो है हमारे शोल्डर मूव करेंगे, स्कंद आसन कहते हैं, कंधे को चलाना स्कंद चालन। आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से इसको करना है। कंधे को घुमाने के साथ फिर ग्रीवा चालन, गले की एक्सरसाइज। अगर आपको नाम ना याद आता हो या नाम सुनने में परेशानी होती हो तो आप देख करके भी इसको सीख सकते हैं। कोई भी योगाभ्यास करने से पहले उसे धीमे धीमे प्रयास करें, अचानक से कोई भी क्रिया ना करें। गले को दाएं और बाएं ले जाना है, फिर ऊपर और नीचे घुमाना है। जब तक आप धीरे धीरे प्रयास करेंगे, जहां तक हो सकता हो वो उतनी कोशिश करनी है। फिर उसे चारों तरफ घुमाएंगे धीरे धीरे। अब हम देखेंगे हाथों को थोड़ा स्ट्रेच करना है, पीछे की तरफ ले जाएंगे। गले के बाद जितना आप प्रयास कर सकते हो उतना ही करना है, धीमे धीमे प्रयास करें। नित्य अभ्यास करेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छे अभ्यासी हो जाएंगे। गले के साथ एक छोटा सा आसन जो सर्वाइकल के लिए हम करते हैं अक्सर, वो हम करके देखेंगे। सर्वाइकल के लिए, जिससे सर्वाइकल पेन हो, उसके लिए ये आसन हम कर सकते हैं। ये भी सूक्ष्म व्यायाम में आता है। आप अगर सर्वाइकल से, स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं तो इस आसन को भी आप कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको आगे से प्रेशर देना है, फिर पीछे हाथों से प्रेशर देना है, फिर दोनों साइड से देना है। हाथों को ढकेलना है गर्दन की तरफ और गर्दन को ढकेलना है हाथों की तरफ। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगेंगे, जिससे थोड़ा स्ट्रेच हो। ये क्रिया आप धीरे धीरे दिन में 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद से हम नया आसन आप देखेंगे, जिस आसन में ये बैठे हैं डॉक्टर प्रशांत पटेल जी, ये एक वज्रासन कहा जाता है। इस आसन में आपको बैठना है। यही एक ऐसा आसन होता है जिसे आप खाने के बाद कर सकते हैं। इसके बाद से आप साइड से देख सकते हैं वज्रासन की पोज। ये ऐसा आसन है जिसे आप खाने के बाद भी किया जा सकता है। इस आसन को वज्रासन कहते हैं। काफ़ी आराम मिलता है इसे करने से, श्वास क्रिया आराम से रहेगी। इसे आप करते रहेंगे। इसके बाद उष्ट्रासन, ये एक उष्ट्रासन की क्रिया है। इसे भी सर्वाइकल में काफ़ी मदद मिलती है और कमर में स्ट्रेच होता है। चेस्ट आपका अच्छा होगा, ग्रीवा कशेरुकाएं आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, शरीर में लचीलापन आएगा। इसे अभ्यासी थोड़ा धीमे धीमे करें, श्वास क्रिया नॉर्मल रहेगी। श्वास क्रिया का अभ्यास धीरे धीरे करते रहेंगे। कोई भी योगा या योगासन अगर आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो श्वास क्रिया का बहुत महत्व होता है। और हाँ, किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करें, आराम से करें, जहाँ तक हो सकता हो वहाँ तक करें। यथास्थिति में आ जाए। अब हम इसके बाद से देखेंगे बटरफ्लाई, जो एक बहुत अच्छा योग है। थाइस के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। बटरफ्लाई हम करेंगे। नित्य अभ्यास से आप इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। आप शाम के समय भी कर सकते हैं। वैसे तो सुबह का समय बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन शाम के समय भी आप कर सकते हैं। खाने में आपके, अगर आपने खाना खाया है तो 4 से 5 घंटे का अंतराल हो, या 3 से 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आएंगे। अब हम देखते हैं मकर आसन। मकर आसन की क्रिया कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी क्रिया होती है। कमर दर्द अगर आपका है तो उस क्रिया में काफ़ी आराम मिलेगा आपको। इसे बच्चे, बूढ़े, सभी वर्ग के लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रशांत जी के साथ मकर आसन के बाद अब हम भुजंग आसन देखेंगे।
इसे आम भाषा में स्टमक स्ट्रेच भी कहा जाता है। भुजंगासन में आपकी जो बोन मैरो है, बैक बोन है, वो काफ़ी लचीली हो जाएगी और इस आसन को बड़े बुजुर्ग सभी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये भुजंगासन की क्रिया है। एक बार फिर से प्रशांत जी दिखाइए। ये भुजंगासन। अब इसके बाद से हम देखेंगे एक और आसन जिसे हम शलभ आसन कहते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है ये भी। इसे बड़े बुजुर्ग तो नहीं, पर जो नौजवान पीढ़ी है इस आसन का ज़रूर उपयोग करे, यूज़ करे और बहुत ही अच्छा आसन होता है। इस क्रिया को करना चाहिए, शलभ आसन। शलभ आसन आप दो तरह से भी कर सकते हैं, एक पैर उठा के भी अर्ध शलभ आसन भी कर सकते हैं और पूर्ण शलभ आसन भी कर सकते हैं। इससे कमर में दर्द में होने वाली जो समस्याएं हैं, कमर की जो सभी प्रॉब्लम है, वो आपके काफ़ी आराम मिलेगा। और इसे क्रिया को करते वक्त ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना दें, धीरे धीरे इस आसन को करें। सभी आसनों को एक नियमित अभ्यास की तरह से ले जाएं, 3 से 5 बार, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं और उसके बाद समय को भी बढ़ाएं। अब इसके बाद हम एक कुछ थोड़े कठिन आसन की तरफ जाते हैं, जिस आसन का प्रयोग आप कई बार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे चक्र आसन, जिसे हमारी नौजवान पीढ़ी भी कर सकती है। चक्रासन की क्रिया में पूरा स्टमक स्ट्रेच होता है, जिसे एक पूरा ब्रिज बनाना भी कहते हैं, एक पुल की तरह से बनता है ये। चक्रासन की क्रिया आप देखेंगे, कमर लचीला होगा, चेस्ट सीना चौड़ा होगा, गर्दन अच्छी होगी, स्टमक आपका स्ट्रांग होगा, पेट की समस्याओं से भी आपको निजात मिलेगा, शरीर लचीला बनेगा। ये चक्रासन की क्रिया है। एक बड़ा सा ब्रिज बनाते हैं इसे करते वक्त ये ध्यान रखें कि धीरे धीरे करें। प्रशांत जी ने बहुत ही अच्छा किया है। और धीरे से नीचे आए, धीरे धीरे आपको ये अभ्यास करना है थोड़े थोड़े समय के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे एक सेतु बंद आसन। तो सेतु बंद आसन उनके लिए है जो चक्रासन नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास करें, गर्दन को ज़्यादा उठाएं ना, नीचे रखें। आपको कमर उठानी है। ये क्रिया आप थोड़े थोड़े देर पे कर सकते हैं, 3 से 5 बार कर सकते हैं। सेतु बंद आसन मतलब एक छोटा सा पुल बनाना, पुल की तरह से ये आसन करना है। नाम आपको याद ना हो, आप क्रियाएं देख करके भी कर सकते हैं। श्वास क्रिया नॉर्मल रहेगी, आप चाहें तो श्वास छोड़ भी और ले भी सकते हैं, लेकिन आराम से धीरे धीरे इस क्रिया को करें। अगर कोई भयंकर समस्या है, कोई आपको अधिक बीमारी है, तो उसमें अच्छे योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही आप इन क्रियाओं को ज़रूर करें। सलाह लेने के बाद ही इन क्रियाओं को करना चाहिए। अब हम जिसे आसनों का राजा भी कह सकते हैं, सर्वांग आसन। इसे आसनों का राजा कहते हैं। ये लंबाई बढ़ाने के साथ साथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है, जिससे लंबाई बढ़ना यानी आपके स्टमक डिसऑर्डर में भी काम आता है, आपका रक्त संचार बढ़ता है। चलिए आइए अब दिखाता हूं मैं आपको सर्वांग आसन, अर्ध सर्वांग आसन और भी कैसे योग मुद्राएं हैं जो किया जा सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए देखते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन, इसे आसनों का राजा भी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा है, हर युवा वर्ग कर सकता है और उसे करना ही चाहिए। इससे लंबाई बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सर्वांग आसन में ये अर्ध सर्वांग आसन है, जहां आपको आधे पैर को ही उठाना है और सामने देखना है। आप थोड़ी देर जहां तक रख सकते हैं पैरों को रखिए, कोई भी जल्दी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, आराम से करेंगे और फिर उसे सीधे धीरे धीरे नीचे लाएंगे। पूर्ण सर्वांग आसन करते वक्त पैरों को आपको मोड़िए और धीरे से ऊपर ले जाते हुए हाथों की सहायता से इसे ऊपर स्ट्रेच करेंगे। आप देख रहे होंगे कि पैरों और आपको अपने पैर के अंगूठे को ध्यान से देखना है। इस क्रिया को आप थोड़ी देर, जिसे कमर दर्द या गर्दन की समस्या हो, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ये है सर्वांग आसन। इसके बाद से कुछ और आसन है जो काफ़ी रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, या चेस्ट, कंधे आपके अच्छे होते हैं, उस आसन को हम कहते हैं तुला आसन। इसमें हमें
पद्मबद्ध पद्मासन में इस तरह से पैरों को चढ़ा लेना है। जिसके पैर नहीं चढ़ते हैं वो आराम से सुख आसन में बैठ के भी इस क्रिया को कर सकता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो पैर पे पैर नहीं चढ़ा सकते, तो आपको कोई ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। आप सुख आसन में आराम से पालथी मार करके भी इस योगा को, किसी भी योगा को कर सकते हैं। हाँ, डेली अभ्यास करते रहें ताकि आपके पैरों में थोड़ा लचीलापन बना रहे। इस आसन को हम तुला आसन कहते हैं। इसे जिसके कंधे में दर्द हो या सर्जरी हुई हो तो उसको नहीं करना है। बाकी लोग अभ्यासी इसका इस्तेमाल या कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, पैरों को पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके हाथों को तुला, जैसे तराजू होती है उस तरह से उठाना होगा। इसे तुला आसन कहते हैं। इस पोज को इस तरह से, इससे कंधों में और शोल्डर आपका काफ़ी स्ट्रांग होगा और अच्छा बनेगा। इसे तुला आसन कहते हैं इस क्रिया को। डॉक्टर शोभित, मेरा एक प्रश्न था, चूँकि पूरी दुनिया एक महामारी को देखी जो कि 100 वर्षों में आई सबसे बड़ी महामारी थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस महामारी के दौर में शरीर को चुस्त रखना हो, चुस्त रखना हो, दुरुस्त रखना हो, उसके साथ साथ हम अपने मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, उसके लिए कोई एक ऐसा विशेष प्राणायाम हो, कोई योग हो जो आप हमारे माध्यम से बताना चाहते हो? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे योगासन हैं। वैसे तो सारी यौगिक क्रियाएं आपको मानसिक रूप से भी अच्छा करेंगी और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होंगे किसी भी योगा में। और ऐसे बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं, अगर आप चलते हो, दौड़ते हो, योगा करते हो या मूव करते हो, हाथों को घुमाते हो, तो सभी यौगिक क्रियाएं हैं। ये सभी तरह की क्रियाएं जहां कहीं ना कहीं योग अपना आता है उस क्रियाओं में। आप भ्रामरी प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, साथ ही साथ ओम की चांटिंग जिसे हम ध्यान योग कहते हैं वो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से योग क्रियाएं करते हैं, तो आप कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इन सब और ध्यान, इन सब को लेकर के चलेंगे आप, तो मानसिक रूप से भी आप स्ट्रांग होंगे। और बहुत सारे ऐसे योगा हैं जिसमें एक्यूप्रेशर भी आता है, प्राकृतिक चिकित्सा भी आती है, उस क्रिया को आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ये आप मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे। इसमें हम अगर अनुलोम विलोम या सबसे पहले कपालभाति जो एक क्रिया है, कपालभाति सभी लोग जानते हैं कपालभाति की क्रिया कैसे होती है। कपालभाति मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें श्वास क्रिया, श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है और आपका स्टमक जो होता है वो पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। गलत क्रिया ना करें। अगर आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर विशेषज्ञ की सलाह ले लें और ध्यान दें। इसमें पेट को अंदर की तरफ करना है और सांस को बाहर की तरफ, श्वास बाहर की तरफ जाएगी। ये क्रिया है, इसे आप धीरे धीरे अभ्यास करें। आप 3-3.5 मिनट करने के बाद आप इसको अनुलोम विलोम उसके बाद करें। जब भी कोई कपालभाति करेंगे तो उसके बाद से अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन जो होता है उस क्रिया को करना है। 5 से 7 मिनट तक आप इसे ले जाएं और धीरे धीरे अभ्यास करें। अगर आपको लगता है कि आप में स्टमक में या पेट में या कमर में दर्द हो रहा है तो आप घबराएं नहीं, थोड़ा समय लगेगा। आप अभ्यास के साथ इस पर और ज़्यादा परिपक्व होते जाएंगे। इसके बाद है अनुलोम विलोम, जिसमें अनामिका और मध्यिका और अंगूठे को लेकर के आपको एक तरफ से श्वास लेना है, दूसरी तरफ से श्वास छोड़ना है। इसमें क्रिया में जैसा कि हमारे सहयोगी भी कर ही रहे हैं साथ में, उस क्रिया में सांस को आप लेंगे और थोड़ी देर रखने के बाद उसे छोड़ेंगे। फिर आपको छोड़ना है। जब भी ये क्रिया आप 5 से 7 मिनट करेंगे, जब आपको श्वास पूरा करना है, ख़त्म करना है, तो हमेशा आप दाहिनी तरफ से या बाईं तरफ से आपको इसे छोड़ देना है, इसको रिलीज़ करना है और आराम से करनी है क्रिया। श्वास को पूरा भरिए और उसे रिलीज़ करिए। इसके साथ जैसा कि आपने कहा था कि मानसिक रूप से अगर हो तो कपालभाति, अनुलोम विलोम से नेत्र ज्योति बढ़ती है। आपके स्टमक के जितने डिसऑर्डर्स होते हैं कपालभाति से वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। और आपका बीपी, हाई बीपी हो तो वो भी अनुलोम विलोम से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके बाद से आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी एक भौरे की गुंजन की तरह होता है जहां हम ओम की चांटिंग करते हैं। तो आप आंखों को ऐसे बंद करके, जैसा और कानों, अंगूठे से कान की ये डिपलियों को बंद करके
और भौरे की तरह गुंजन करना होगा। ऐसे करके हम उंगलियां हमारी आज्ञा चक्र पे रहेंगी, ये आगे, और इसको हम बंद करके आवाज़ करते हैं भौरे की तरह। इस तरह की आपको क्रियाएं, ये भी आप 5 से 7, तो आप देखेंगे आपको काफ़ी मानसिक रूप से भी राहत मिलेगी और करेंगे आप। एक चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म में या हमारे योग में, ओम जो है वो बहुत महत्व रखता है। अगर ये साइंटिफिकली प्रूव भी है, अगर आप ओम का ध्यान करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव रहेगा और काफ़ी हद तक आप स्ट्रांग भी होंगे। तो आप ओम की भी चांटिंग कर सकते हैं। आपकी नाभि से ये आवाज़ ऊपर तक आनी चाहिए। तो जितनी देर तक आप अभ्यास करेंगे नियमित, तो आप खुद को शांत और अच्छा महसूस करेंगे। साथ ही साथ ज्ञान मुद्राएं, अलग अलग मुद्राएं होती हैं, जिसमें ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा, इस तरह की मुद्राएं आती हैं। आप उन मुद्राओं का भी अपने दैनिक जीवन में अभ्यास कर सकते हैं। डॉक्टर शोभित, मेरा एक प्रश्न था, क्या कोई एक ऐसा योग है या प्राणायाम है जो हर आयु वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो, वह कर सके, जिससे निरोग हो सके? इस महामारी में हमने देखा कि हमने कृत्रिम ऑक्सीजन तो बना लिए, लेकिन ऑक्सीजन की जो कमी है उससे अभी भी हम जूझ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे तमाम दर्शकों को ऐसे योग के बारे में बताएं, एक ऐसे प्राणायाम के बारे में बताएं जो हर आयु वर्ग करके निरोग रह सके। जी हाँ, ये सवाल काफ़ी अच्छा है आपका। अक्सर लोगों के मन में आता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। हर आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं, अगर वो जो सूक्ष्म योग होता है, जो हमने पहले आपको बताया है या दिखाया है, उस योग को तो आप करें ही करें। साथ ही साथ आप नियमित, जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर सुबह उठते हैं तो अगर ताली योग करें, अगर वो ताली बजाने का भी कार्य करें, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक बहुत अच्छा होगा, हार्ट भी उनका अच्छे से काम करेगा। उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं जहां आप अपने इन पर्वतों को भी मिला के ऐसे लड़ा सकते हैं एक्यूप्रेशर से, और उसके साथ साथ फिर आप नीचे वाले हिस्से को भी ऐसे लड़ा सकते हैं। 30 टाइम्स आप कर सकते हैं, 30 से ज़्यादा कर सकते हैं। साइड को लड़ा सकते हैं। उसके साथ इन पार्ट्स का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि पूरे जीवन में कभी भी शायद इसका इस्तेमाल किसी ने किया हो, तो आप इसको भी आप ऐसे प्रेशर देंगे तो आप काफ़ी, ये उनके लिए हैं जो चल नहीं सकते या बहुत बुजुर्ग हैं या काम नहीं कर सकते, तो वो कर सकते हैं। फिर आपको ऊपर एक्यूप्रेशर में आपका ये पार्ट दोनों पैर कहलाते हैं, ये दोनों हाथ है, ये क्रिया पूरे स्टमक में आती है। ऊपर का हिस्सा पूरा पीठ है, अंगूठे का हिस्सा आपका गर्दन का है, और ये नीचे वाला हिस्सा गले का पार्ट होता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने पैरों को भी ऐसे टैप करिए। अगर आप खाली बैठे हैं सुबह, ये उनके लिए हैं जो काफ़ी आराम से कर सकते हैं। आप थाई को टैप करिए, आप अपने कंधों को टैप करिए। तो हर तरीके से आपको पूरी बॉडी का एक मसाज एक लेना होगा। और साथ ही साथ ताली योग है और ओम का उच्चारण है। अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो थोड़ा सा तेल लेकर के, सरसों का या नारियल का, आप सारी उंगलियों को अच्छे से मसाज कर सकते हैं। तो इससे बड़े बुजुर्ग या जो चल फिर नहीं सकते, उन्हें भी काफ़ी आराम मिलेगा। डॉक्टर शोभित, कार्यक्रम के अंतिम में मेरा एक प्रश्न कि योग का अगर मॉडिफाइड कोई वर्जन या मॉडिफाइड नाम रख दिया जाए, उसका कहीं ना कहीं व्यापक असर पड़ेगा हर वर्ग के ऊपर। इससे कितना आप सहमत हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस बात को तो अगर किसी का कोई नाम बदल दिया जाए, या अगर नाम बदलना भी एक तरह से अच्छा ही है, मैं इसे बुरा नहीं कह सकता। यह मेरा अपना मत है कि कुछ चीज़ें हैं, अगर मैं कहता हूँ किसी से आइए योग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि अरे योग तो मैं रोज़ करता हूँ, यही सब होगा या ऐसे होगा। लेकिन अगर कुछ का नाम पावर योगा, डायनेमिक हो गया, एक्सीलेंस योगा, या ऐसे नाम रख दिए जाएँ, तो वो एक अलग लेवल पे लोगों को लुभाता है, कुछ नई चीज़ें आती है। तो आज की हमारी युवा वर्ग भी कुछ ऐसी चीज़ें चाहती हैं कि कुछ नया मिले। हाँ,
योग का नाम बदल सकते हैं आप, लेकिन उसका पूरा प्रारूप ना बदलें। जो क्रियाएं हम हैं, जो दैनिक अभ्यास है, जिस तरह से श्वास क्रिया है, उसको ज़रूर देखें। उस तरह से अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नए फ्लेवर में हो लेकिन पुरानी क्रियाएं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। आपका तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, महानगर वासियों को विशेष संदेश, योग क्यों मनाया जाए, जैसा कि आपने तमाम चीज़ों को हमारे सामने रखा भी है। आपका कोई एक सुखद संदेश योग के संदर्भ में? जी बिल्कुल, योग तो ऐसा है कि मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आप जब कभी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हम थके रहते हैं तो हम योग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप थके हैं तो अगर आप योग करते हैं तो आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपने आप को स्वस्थ और स्वच्छ महसूस करेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आजकल अंगड़ाई लेना भूल गए हैं। जो मैं प्रणव जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अंगड़ाई लेना भी एक क्रिया है। अगर आप एक बार में अंगड़ाई लेते हैं तो आपकी लगभग 10,000 मसल जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम अंगड़ाई लेना भूल चुके हैं और हमारे सोने का तरीका भी बदलते जा रहा है। आप जब भी उठें तो बाएं करवट होकर उठें और योग करें और एकदम स्वस्थ मन से कोशिश करें कि आपकी दिन अच्छी हो, शुरुआत अच्छी हो। प्रयास करें, छोटे छोटे योगा अभ्यास करते रहें। और सभी को मेरा यही संदेश है कि आप अगर देखेंगे तो हमारा पूरा भारतवर्ष अगर बहुत अच्छी तरह से बचा है तो योग और अलग जो एक्सरसाइज हैं, हमारी पद्धतियां हैं पुरानी, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप 21 जून को तो योगा करें ही करें। बाकी दिनों में भी हफ्ते में कम से कम 4 बार तो आप ज़रूर, मतलब 4 दिन तो ज़रूर आप योग का अभ्यास करें। आप शनिवार और संडे चाहें तो छुट्टी भी मना सकते हैं, लेकिन योग ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणव जी। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव ने हम लोगों को व्यापक जानकारी दी। योग क्या है, प्राणायाम क्या है, किस तरह से करते हैं, उसकी तमाम जानकारी डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव और उनके सहयोगी प्रशांत पटेल ने दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप थे डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव और उनके सहयोगी डॉक्टर प्रशांत पटेल। आप दोनों ने बहुत व्यापक तरीके से योग क्या है, प्राणायाम क्या है, उसकी जानकारी दी। उनकी मुद्राएं आपने करके दिखाएं, किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, उसको भी आपने बताया। आपने कहा 21 जून ही नहीं, हमेशा योग हमारा एक जीवन की पद्धति में आना चाहिए, हमारे दैनिक दिनचर्या में उसको जोड़ना चाहिए। योग करेंगे तो हम रहेंगे स्वस्थ, ऐसा उन डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव और उनकी टीम का कहना है। ऐसे ही आपको हम और लोगों से मिलवाते रहेंगे योग पे और हमारी अधिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चूंकि एक महामारी का दौर आया और कहा गया कि योग करेंगे तो इस महामारी से कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। योग है जरूरी, घर में रहें, स्वस्थ रहें, योग करते रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें और निरोग रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।